तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं अपने साइंस के जितने भी पीवाईक्यूएस हैं। एनडीए एनडीए में हम लोगों के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें इंडिया एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं, और वो हम लोगों के इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 21 अप्रैल को होने वाले हैं इंडिया एग्जाम के लिए। ओके। आई होप कि आप लोगों ने अपनी पूरी फिजिक्स वगैरह साइंस वगैरह पढ़ी होगी, एटलीस्ट सिंगल टाइम रिवीजन किया होगा। अगर नहीं किया है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके साइंस की प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लेना। जितने वीडियोज़ हैं उनको 1.5x या फिर मिनिमम 2x पर देख लेना एक बार। तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि कितना सिंपल है, और उसके बाद आप जब क्वेश्चन करोगे, ऑल्दो उन वीडियोज़ में क्यूआईक्यूएस करा रखे हैं मैंने, बट एक बार फिर से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कितना ईज़ी है स्कोर करना साइंस में इन कंपैरिज़न विद अदर सब्जेक्ट्स। ओके। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस फॉर एनडीए एंड सीडीएस, इसमें के एनडीए के पीवाईक्यूएस हैं मोस्टली। सीडीएस के हमने ज़्यादा नहीं रखे हैं। मूविंग अहेड, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, जो कि हम लोगों का है एनडीए की जर्नी करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक अटैच्ड है। आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी बाकी की अवेल करा दी गई है। क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो भी रैंडम क्वेश्चन आए हुए होंगे हम उनको सभी को लेते हैं और करते चलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल, जूम कर लेते हैं इसको। फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स रिक्वायर। फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो क्या रिक्वायर करते थे, समझो। फिजिक्स में कुछ चीज़ें, देखो फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक ब्रांच है, जो कि ब्रांच है साइंस की, जो कि नेचर और नेचर में होने वाले फिनोमिना को स्टडी करने के लिए बनाई गई है। अब उसमें कुछ ऐसे लॉ हैं, फिक्स लॉ हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स में लागू होते हैं, जैसे कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, हमारा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टीन ने मोस्ट फेमस लॉ दिया था, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो, या फिर मोमेंटम हो, उनके कंजर्वेशन के ऊपर जो लॉ बने हैं वो हम लोगों के फंडामेंटल लॉ कहलाते हैं। और फंडामेंटल लॉ हम लोगों को क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं, नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं, चार्ज भी कंजर्व होता है। ओके। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज, इन तीनों के कंजर्वेशन से ही हम लोगों की फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स चलती है। ओके। जो कि फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स हम लोग क्या है, तीन है, जो कि कौन कौन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज। अब ये तीनों कहते क्या, ये हम एक बार ब्रीफ में बता देते हैं। कंजर्वेशन वर्ड, अगर देखो मेरी वॉइस थोड़ी सी मे बी इट साउंड्स समथिंग वियर्ड और समथिंग इरेशनल, कुछ ऐसा लग रहा होगा ना कोई कोई वर्ड, क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा बहुत तेज वाला, तो मेरी वॉइस सही से निकल नहीं रही है। गला पूरी तरीके से बेकार हो गया। बेकार होने का मतलब जितनी आवाज़ निकाल पा रहे हैं ये मैक्सिमम है। इससे भी तेज आवाज़ तभी निकलेगी जब सामने से कोई ऑफिसर वगैरह या फिर राजीव सर आ जाएँ, तो फिर तो जोश आ जाएगा ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एनर्जी को ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, मोमेंटम को ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, ना चार्ज को बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो। मतलब जितना भी इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग पॉइंट पे जब जितना चार्ज था, वो आज भी उतना ही चार्ज है, ना कम ना ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ में ऐड करने वाली होती है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से अनदर मीडियम में हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, समझ गए। ये था। अगला आता है
ओके, अगला क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंस। ए समझो अब हम लोग मोशन पे आ गए हैं, समझाते हैं। जब भी कोई भी सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर चक्कर लगाता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं सब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो यहाँ पर वो कार थी एट द पॉइंट ऑफ सम पॉइंट ऑफ, अगर कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे लें, रैंडम टाइम पे लें तो कार हमारी यहाँ पर थी। जो कार की स्पीड थी वो इस डायरेक्शन में थी। ओके, हम मान लें कि कार ऐसे मूव हो रही। तो और जो कार है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, बट कोई फ़ोर्स है जो कि इसको इधर साइड मूव करा रहा है। तो ये ओवरऑल डायरेक्शन इसकी ये बन रही है, मतलब कि एक चीज़ इधर खींच रहा, एक चीज़ इधर खींच रहा, तो ये इधर साइड ओवरऑल मोमेंटम इसका आ रहा है या फिर ओवरऑल मोशन इसका इस डायरेक्शन निकल रहा है। ओके, यहाँ से हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं, जो हमारी ये वेलोसिटी है और जो ये फ़ोर्स है इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। सेंट्रीपिटल फ़ोर्स, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ है सेंट्रीपिटल फ़ोर्स क्या होता है? जो सेंटर की तरफ फ़ोर्स लगता है। किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट में सेंटर की तरफ अगर फ़ोर्स लगता है तो उसे सेंट्रीपिटल फ़ोर्स बोलते हैं। और इस सेंट्रीपिटल फ़ोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स लगता है जो कि ऊपर की तरफ लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फ़ोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स दोनों इक्वल इन नेचर होते हैं और अपोज़िट इन डायरेक्शन होते हैं। अपोज़िट डायरेक्शन होंगे और इक्वल इन नेचर होंगे। गॉट इट? समझ गए? ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। अच्छा, हाँ, चलो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम वो जब आएँगे तब बता देंगे। अ चेंज इन स्पीड इज़ ड्यू टू द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, ये किस सेंस में बात कर रहा है वो हम बताते हैं, देखो समझो। किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब चेंज होती है? वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। एक स्पीड जो कि डायरेक्शन के साथ में हो, तब उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। मान लो हमने कहा इधर हम जा रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन नॉर्थ, तो ये हमारी वेलोसिटी है और 5 किलोमीटर पर आवर सिर्फ स्पीड होगी। तो इस वेलोसिटी कब चेंज होगी? या फिर डायरेक्शन में चेंज कर दो या फिर स्पीड में चेंज कर दो या फिर दोनों चीज़ें चेंज कर दो। ठीक है? तो यूनिफ़ॉर्म से ओके। अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड में चेंज कैसे आ सकता है भाई? ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। स्पीड तो चेंज होती नहीं ना। ये तो भाई एक जस्ट नंबर है ये। नंबर कैसे किसी का चेंज हो सकता है डायरेक्शन की चेंज करके? हाँ, ये बिल्कुल सही है। वेलोसिटी में चेंज आएगा क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम की तो बात ही नहीं हो रही भाई, है ना? कांस्टेंट मोमेंटम होएगा नहीं। ओके, कांस्टेंट मोमेंटम होगा नहीं, ये तो बात ही नहीं हो रही। हमारा ऑप्शन बी सही है, याद रखना। ओके, और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट अभी इसमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक चीज़ बता देते हैं। एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला होता है जब भी सर्कुलर मोमेंटम होता है, वो होता है v स्क्वायर अपॉन r। r इज़ द रेडियस, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट और r इज़ द रेडियस। रेडियस किसकी? जो ये सर्कुलर पाथ दिख रहा है ना, सर्कुलर पाथ ये रेडियस। ठीक है? समझ गए? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए हमारे पास जगह नहीं बच रही तो हम इसको हटा देते हैं। पढ़ लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी इज करेक्ट? तो एनर्जी के बारे में क्या बात सही, तो हमने भी बताया था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि एनर्जी को ना बना सकते हो ना ही बिगाड़ सकते हो। ठीक है? इजी इजी ऑप्शन। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट का मतलब फिक्स है कि ये वाली स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। Which one of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? The centripetal acceleration of the object is smaller for the gentle curve than that of sharp curve. Okay, ठीक है। At the smaller radius, इसके बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अच्छा चलो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में भी बात की जा रही है तो हम इसको अभी समझाते हैं।
एक्सेलरेशन की बात की थी जो हमने, उसको फॉर्मूला क्या दिया, v² दिया था, v² दिया था, ठीक है। अब उसने कहा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर फॉर द जनरल कर्व पर जब लार्ज रेडियस, अगर रेडियस लार्ज होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। इसने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट स्मॉलर फॉर द जनरल कर्व, बिल्कुल सही है, और स्मॉलर शार्प कर्व देन दैट ऑफ शार्प कर्व, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही बैठ रहा, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा, जब रेडियस ज़्यादा होगी तो हमारा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन स्मॉल होगा, बिल्कुल सही बात। रेडियस हमारा ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, हमारा ऑप्शन ए सही है। एक्सेलरेशन ग्रेटर फॉर द जनरल कर्व, जनरल कर्व क्या होते हैं, जिसका रेडियस ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। ये तो दोनों के लिए सेम बात कह रहा है, वो भी गलत है ना। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन, नहीं ये तो इसका मतलब ही नहीं है ना। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का यूज, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन, नहीं, देखो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का सिर्फ एक काम होता है, अभी हमने यहाँ पर ही बताया था, हमने बताया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या काम करता है, इसको इधर बस अंदर की तरफ मूव करता है, और चूंकि इसकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसको बाहर की तरफ मूव करती है, तो ये ओवरऑल मूवमेंट ऐसा एक सर्कुलर शेप देता है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का काम होता है, इसका ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन ना होकर ये क्या, टू मूव इन सर्कुलर पाथ, इसका काम क्या होता है, सर्कुलर पाथ में मूव कराने का काम होता है, सर्कुलर पाथ, समझ गए। आगे चलते हैं। A force of 5 Newton is defined when a mass of 10 kg is accelerated with, okay, फोर्स की बात की है तो उसने, देखो आप फोर्स के बारे में जब भी बात आएगी तो आप कुछ फॉर्मूले याद करोगे, एप्सिलॉन एम ए, सबसे बेसिक फॉर्मूला ये है जो कि हम लोगों के न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकल के आता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकल के आता है, ओके। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फॉर्मूला हम लोगों का निकल के आता है, क्या कहता है कि जब भी फोर्स, फोर्स के और भी फॉर्मूले होते हैं बट अभी हम लोग इसको यही रखेंगे, ठीक है। फोर्स का डेफिनेशन ऐसे होती है, व्हेन 1 kg of object experience the force of 1 Newton it accelerated with a 1 meter per second square, ओके। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg एक्सेलरेटेड विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों बातें की हैं। आप सिंपली अपने फॉर्मूले को पर्टिकुलर ऑफ फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी 5 न्यूटन, ठीक है, मास हमें दे रखा 10 kg, एक्सेलरेशन हमारी ए, इसको इधर ले जाए तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 0.5। समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने इस स्लाइड के सभी क्वेश्चन कर लिए, गॉट इट। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड हम लोगों से कह रही है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के हम लोगों को थोड़ा लगेगा कि भाई कितना कठिन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग along द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय इतना, ये फोर्स की वैल्यू दे रहे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, ठीक है, एम जी एच। दिमाग लगाओ, हमने जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वर्क एनर्जी पावर के बारे में हमने पढ़ाया था आपको, वर्क एनर्जी पावर, जब ये हमने आपको पढ़ाया था, आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके अभी देख सकते हो, ना देखना चाहो तो हम बता देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है W=F·s, एफ ये W है, यही पोटेंशियल एनर्जी है। एफ का फॉर्मूला भी हमने बताया, एम ए होता है, एम का ये देखो एम लिखा है, ए फॉर एक्सीलरेशन होता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है यहाँ पर, तो जी लिख दिया, एच बोले तो एच बना दिया, एच डिस्प्लेसमेंट हो, हाइट हो, वो एक ही बात है, ठीक है। वो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट तरीके से नाम उसके लिख दिए जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम की वैल्यू हमें पता नहीं है, जी की वैल्यू पता नहीं, एच की वैल्यू पता नहीं, बट हमें फोर्स की वैल्यू पता, फोर्स क्या है, इतना ही यहाँ पर हम फोर्स लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स,
ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। अब उसने कहा एक्स, एच क्या है? एच क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मूविंग एक्स अलोंग इज, ठीक है, और ठीक है, विच वन ऑफ फॉलोइंग विद द पोटेंशियल ओके, ठीक है। एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा, तो आपने कभी बचपन में कभी पढ़ी होगी, बचपन में पढ़ी होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स तो क्या होते हैं, जब हम एक्स एक्सिस में बढ़ते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ती है +1, x1, x2, x3 ऐसे बढ़ती है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर एक्स एक्सिस में बढ़ा तो वो एच की वैल्यू हम एक्स लिख देते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक्स यूनिट होगी। अब बस हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख देनी बस, और क्या, इसका मल्टीप्लाई करो, ए एक्स क्यूब प्लस बी, सॉरी माइनस बी एक्स स्क्वायर, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, बस खत्म। अब दिमाग लगाओगे इसमें तो कोई वैल्यू नहीं भाई, नई वैल्यू तो नई वैल्यू, हम क्या बना दे वैल्यू? सवाल कह रहा नहीं नहीं वैल्यू नहीं देंगे हम, नहीं देंगे तो ना दो भैया, ना दो, कोई जरूरी नहीं है आप वैल्यू हमें दो, हम बिना वैल्यू के सवाल कर लेंगे। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमने करके भी दिखाया था एक बार, आप लोगों को कहाँ से दिखाया होगा, हमने जो ऑफलाइन में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हमने करके एक बार दिखाया था, ऑफलाइन में हमने करके दिखाया था। उनको हमने पता क्या किया था, मतलब हमने उनको ऐसे दिखाया था कि हमने रिमोट की वहाँ पर, वहीं पर एक रिमोट रखा था टीवी का, वहीं पर मेरे पास एक 5 का सिक्का भी पड़ा था, 5 रुपये कॉइन भी रखा पड़ा था, हमने दोनों गिरा कर दिखाया था। हमने उनको दिखाया था कि एक्सीलरेशन तो सेम लग रहा है, एक्सीलरेशन तो सेम लग रहा है, जो जो कि जी है, तो नीचे खींचने वाला फोर्स भी सेम होगा, बिल्कुल सही बात है। वो हम लोगों के मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि हमारी जो एक्स, सॉरी, एस्केप वेलोसिटी जो होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, आप समझाते हैं एक सेकंड। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से हम ऊपर की तरफ चलें, आसमान की तरफ, और अर्थ को एस्केप कर दें, छोड़ जाएं, वो हमारी होती है 11.3 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से चलोगे तो आप अर्थ को छोड़ दोगे, ये भी हमारे ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है, इन अ वैक्यूम a 5 rupee coin, a feather of sparrow bird and a mango are dropped। वैक्यूम की बात की गई है, ठीक है। Simultaneously from the same height, the time taken by to reach the T1 T2 T3 in this situation we observe that। अब वैक्यूम है, वहाँ कोई ग्रेविटी नीचे खींचने वाली है नहीं, तो चाहे ये जिस स्पीड से जाएगा, ये जिस स्पीड से जाएगा, और उसी स्पीड से ये जाएगा, तो तीनों में लगने वाला टाइम सेम ही होगा। तो T1 T2 T3 इक्वल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ग्रेविटेशन वाला लेक्चर आप हमारा देख सकते हो, उसमें हमने एनसीईआरटी से एक एक लाइन क्लियर कराई हुई है। आप अभी यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पे साइंस की प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। ओके, अभी यहाँ पर इसका एक रूल बता देते हैं, फिर भी देखो समझो भाई, जब हम अर्थ से नीचे आते हैं तो हमें ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है, वहाँ पर कुछ इफेक्ट आ सकता है, जैसे कि कोई चीज़ नीचे जल्दी गिरे, कोई चीज़ बाद में गिरेगी। बट जहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब वहाँ पर कोई पार्टिकल्स है नहीं, वहाँ पर कोई भी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है नहीं। अब वहाँ पर जब नीचे खींचने वाला कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो चाहे ऊपर से आप गिरो, हाइट सेम होगी। अब आप कहोगे हाइट अगर अलग अलग कर दी, तो हाइट अलग अलग कर दी तो समझो ना चीज को, अगर कोई चीज ज्यादा ऊपर है तो वो देर में गिरेगी, है ना, वो देर में गिरेगी। जैसे कि आपने एक चीज पढ़ी है, नहीं उसको भी यहाँ पर नहीं बताना है, क्योंकि फिर वो जैसे आगे पूछेंगे वो बताते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इनमें से किसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को डिफाइन किया, तो वो हमारे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि लाइट के जो लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्कवर किया था। ओके, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था लाइट एक हम लोगों की पार्टिकल की तरह बिहेव करती है,
इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिस उन सब चीज़ों को हम लोग दिमाग में नहीं रखना है। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना कि सोलर पैनल जो होते हैं, वो इन्हीं लाइट के फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये चीज़ कही थी। ओके, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने हम लोगों के एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे कि उनको न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और इन्हीं ने हम यहाँ पर लिखते हैं, इन्हीं ने प्रोटॉन की डिस्कवरी भी की थी, ठीक है? ठीक है। नील्स बोर ने क्या किया था? नील्स बोर ने थोड़ी करेक्ट चीज़ें की थी, करेक्शन इन इन रदरफोर्ड के मॉडल पे। रदरफोर्ड के मॉडल पे क्लियर किया था। मैक्स प्लैंक के बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको फिर हम लोग बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको हम लोग के सिलेबस में नहीं है वो इतने। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज करेक्ट? देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है साउंड चैप्टर में, क्योंकि आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके अभी देख सकते हो। चलो साउंड चैप्टर को अगर थोड़ा रिवाइज करा देते। साउंड एक, हाँ, वहीं पर आप देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक करेक्ट है ना, तो फिर कितनी चीज़ें बताएंगे, उसके बाद लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा पाएंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कॉर्निया, किडनी। अच्छा ठीक है, बाकी सब सेम है, उसने बस कॉर्निया, किडनी, ब्रेन और हार्ट की बात की है। तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना जरूर होगा कि किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है। कार्डियक कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, कोई लोग कोई कार्डियक अटैक भी बोलता है, तो उसको अलग अलग वो नाम अलग, पर कार्डियक जरूर वर्ड सुना होगा। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज किया था, तो हम लोग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रेन के लिए वर्ड यूज किया था न्यूरॉन। ओके। किडनी के लिए यूज किया था रेनल। और कॉर्निया मतलब आई के लिए यूज किया था है रेटिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के लिए ये है, देखो हम इसमें ये नहीं देख रहे कौन सा क्वेश्चन कब आ रहा है, जस्ट आप दिमाग लगाओ कि अगर आप इंडिया की एग्जाम दे रहे होते तो आपके सामने भी ऐसे रैंडम क्वेश्चन प्रकट हो रहे होते। तो उन सब चीज़ों को दिमाग में डालाओ और क्वेश्चन को करते जाओ। आई होप कि आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, आपने लेक्चर्स देखे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन वेलोसिटी v वर्सेस टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट। ओके, हमको इसमें बताना कि एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन कब हुआ है। देखो, एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटेड, दिमाग लगाओ जरा, एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हो सकता है? आप गाड़ी का जो एक्सेलेटर होता है उसको जब आप पुश करते हो या फिर उसको रोटेट करते हो तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, मतलब कि टाइम कम लगता है और डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, ट्रेवल ज़्यादा करते हैं, मतलब वेलोसिटी भी बढ़ती है। डी एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सी बात है भाई, डी एक्सीलरेशन में वेलोसिटी को हम कम कर रहे होंगे। जहाँ वेलोसिटी कम हो रही होगी वो डी एक्सीलरेशन, जहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही होगी उसे एक्सीलरेशन। अब यहाँ आप दिमाग लगाओ, यहाँ वेलोसिटी कितनी थी? मान लो ये 0 था, ये 1 था और ये 2 था, ठीक है? यहाँ वेलोसिटी 2 थी, यहाँ वेलोसिटी 1 हो गई। टाइम बढ़ा, टाइम कुछ ही बढ़ा, देखो टाइम कुछ ही बढ़ा है, पर वेलोसिटी तो डिक्रीज हुई, तो ये क्या है? डी एक्सीलरेशन है। तो ए से बी के बीच में डी एक्सीलरेशन हुआ, तो डी एक्सीलरेशन क्या बाद में है? तो ए से बी मतलब ऑप्शन ये और ये तो कट गए। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देखो वेलोसिटी 1 थी, तो इसमें तो कुछ बढ़ ही नहीं, एक्सीलरेशन हुआ नहीं। एक्सीलरेशन कब हुआ? सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में एक्सीलरेशन हुआ और ए से बीच के बीच में डी एक्सीलरेशन हुआ। समझ गए? अब कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर भी तो नीचे आ रहे भाई, टाइम इधर बढ़ रहा है। हमने क्या कहा, टाइम के साथ साथ में देखा जाएगा। अब टाइम को देखो कि टाइम पहले 5 सेकंड था, हमने छठे सेकंड पे देखा, पहले 5 सेकंड पे जब हमने देखी वेलोसिटी 5 थी, छठे सेकंड में देखी तो 6 हो गई,
तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन भी हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है या फिर कांस्टेंट मोशन है। तो हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पर साफ साफ दिख रहा कि यहाँ पर टाइम कुछ और था। यहाँ टाइम जैसे बढ़ा तो यहाँ पर वेलोसिटी भी बढ़ गई, तो मतलब कि हम लोगों का एक्सीलरेटेड मोशन हुआ। भाई वेलोसिटी कब बढ़ी होगी, नेक्स्ट टाइम में वेलोसिटी कब बढ़ी होगी, जब हमने एक्सीलरेटर को बढ़ाया होगा, है ना। सॉरी। ओके, अगला क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी इज करेक्ट। हमने स्पीड के बारे में वेलोसिटी के बारे में बताया था, बट ये वेक्टर और स्केलर के बारे में नहीं बताया। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके साथ, स्केलर कौन होती है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। वेक्टर क्या होती हैं, के पास मैग्नीट्यूड प्लस हम लोगों की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो देख लो स्पीड क्या होगी, स्पीड नहीं, वेक्टर तो दोनों होंगे नहीं, क्योंकि स्केलर क्या है, स्पीड के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है भाई। उस स्पीड में क्या कहते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है हम, बट यही अगर हमें वेलोसिटी बतानी होती तो 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कुछ ही बोलते। तो ये स्केलर होती नहीं, स्पीड इज वेक्टर नहीं, स्पीड इज स्केलर एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे याद कर सकते हैं, वी से वी, एस से एस, ठीक है। याद करने क्या, कॉन्सेप्ट याद रखो ना, कर देखो जाकर। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग पास है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट इनिशियल वेलोसिटी इज u and after time t its velocity is v. The equation of its motion is v equal to u plus at. The velocity along y axis and velocity shall be k। समझो ये ग्राफ के बारे में बात कर रहा है, तो ग्राफ हमारा क्या होगा समझो। हमें ग्राफ बनाना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे v और t, ठीक है। टाइम हमारा शुरुआत में अगर हमने यहाँ पर 0 रखा तो v भी 0 और t भी 0, तो u की वैल्यू कुछ आ गई, तो v और t 0 0 है, तो यहाँ पर u कुछ बच रहा है, ठीक है। तो u हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ u था, ठीक है, हमारा कुछ u था। जब भी हमने इसकी वैल्यू 1 रखी, इसकी वैल्यू 1 रखी, तो हमारा क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 1 माइनस ए, कह सकते कुछ हम। या फिर देखो समझो, हम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और भी इसको ईजीएम कर देते, समझो समझो, ठीक है। जब हमारे पास v 0 रखा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 0,0 हुआ, v 0 t 0, तो u इंटरसेप्ट आ गया। तो u इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, v को 0 रखा, v को 0 रखा तो t की वैल्यू क्या आई, माइनस का u अपॉन ए, ठीक है। अगर हमने t को 0 रख दिया तो v की वैल्यू आ गई u, t की वैल्यू 0 कब होगी, यहाँ पर v की वैल्यू क्या है, जब t की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू u है, सॉरी v की वैल्यू क्या है, u है। अब यहाँ से हम जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसे हमारा स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन होगी बट विथ वाई इंटरसेप्ट ऑफ u, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा ये इंटरसेप्ट जो है u आया है कहाँ पर आया, y पर। अब वो इधर क्यों नहीं आया, इधर इस लाइन पे t की तो कुछ वैल्यू आ रही, पर y तो v तो 0 होनी चाहिए थी, v हमने जब 0 रखा तो t की वैल्यू आ रही माइनस यू अपन ए, ये कहीं ऑप्शन में था नहीं, u की बात सिर्फ कर रहा था, तो हमें u इंटरसेप्ट लेना चाहिए था। समझ गए, समझ गए, आगे चलते हैं। ये हमने बहुत बार कराया है, क्या हमने देखा यहाँ पर x क्या है हमारी, ठीक है, ये क्या टी फॉर टाइम है, टाइम पर से पोजीशन, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, इसने इतनी डिस्टेंस चली है, इतने इतनी, और इसने इतनी चली है, इसने इतनी डिस्टेंस चली है पर टाइम बहुत ज़्यादा लिया है, इसने डिस्टेंस भी कम चली है, 5 यूनिट चली और टाइम लिया है 6 यूनिट, इसने 6 यूनिट चली और टाइम लिया है 5 यूनिट ही है, और इसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चली और टाइम भी कम लिया है।
अब बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिसने ज़्यादा डिस्टेंस चली कम टाइम में, तो भाई स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ए वाले की सबसे ज़्यादा होगी स्पीड ए वाले की, देन होगी बी वाले की, देन होगी सी वाले की। समझ गए, समझ गए, समझे। हाँ, ऐसे हम हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में इतना रखते हैं, क्योंकि आई वांट योर सपोर्ट एंड योर व्यूज ऑन दिस, कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती तो नेक्स्ट सेशन में हम पूरी साइंस का रिवीजन करा देंगे क्वेश्चन से ही। हमने पूरी पीडीएफ बना रखी है, हम आपको एक बार दिखा सकते हैं। ये पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपलोड भी कर दी है। अ, ये देखिए, आपको यहाँ पर अभी मिरर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई रिफ्रैक्शन साउंड सभी से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ये सब और क्वेश्चन आए हुए हैं इंडिया के। ये देखो, हमारी बायो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ओके, फिर केमिस्ट्री आ जाती है, ऐसे सभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हमने कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है, सभी चीज़ें इसी एक वीडियो से। साइंस में एटलीस्ट नहीं कुछ तो 35 से लेकर 40 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे इस वीडियो के बाद से ही। समझ गए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और अगर आप चाहते हो कि सेशन कंटिन्यू रखें तो नीचे एक बार बस लिख देना कंटिन्यू, या फिर आपके मन में जो भी हो आ रहा हो वो लिख दीजिए, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इफ़ यू गाइस सपोर्ट मी देन आई विल कंटिन्यू दिस सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन होगा जो कि हम पूरा एक सेशन में ही साइंस को कंप्लीट कर देंगे। एंड अगेन आई एम सॉरी फॉर माय बैड वॉइस, कुछ कर नहीं सकते, गला ऑलरेडी खराब है, गर्म पानी वगैरह चल रहा है, कल से तो नवरात्रि भी स्टार्ट है, तो और जल्दी सही होगा, आई विल रिकवर सून। और पढ़ाई करते रहो, आप सबका एग्जाम अच्छा जाएगा। आई नो यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन योर प्रिपरेशन, और इतना टाइम हो गया, अब कुछ समय की बात और है। अपने माइंड को थोड़ा काम करो और पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करो, ठीक है। ये सेशन में नीचे कमेंट कर देना, डू लाइक द सेशन ऑल्सो। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो एंड यू थिंक दैट इट विल हेल्प अदर गाइज, देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज, आई रियली नीड, बिकॉज आई एम ऑल्सो आई ह्यूमन एंड आई ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन एंड और अदर स्टफ जो भी आपका हो। बट जब भी देखते हैं नीचे आपके कमेंट कि अच्छे आए हैं, आप लोगों ने कहा ये चीज़ वो चीज़, देन आई फील सम कुछ अलग वाइब आ जाती है कि हाँ यार, कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ तो कर रहे हैं। तो डू कमेंट, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगर आप चाहोगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।